चलिए आएगा आएगा, किसी का जल्दी आता है किसी का लेट आता है। जो अच्छा होता है अच्छे के लिए होता है, क्यों? चलिए, कल हम लोग कहाँ पे थे याद है कुछ लोग? कल हम लोग सेलिनिटी स्टार्ट किए थे, लवणता, फैक्टर्स हो गए थे। आज देखेंगे आपका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी। क्षैतिज, ये जो फिर से क्षैतिज जो है अक्षांशों के अनुसार जो देखेंगे हम लोग, तो क्षैतिज वितरण या अक्षांशी वितरण, हॉरिजॉन्टल इसमें भी आ जाएगा। और दूसरा फिर आपका वर्टिकल, लंबवत। ले लो ले लो, खाओ खाओ। एक लेफ्ट हैंड से खाते जाना, राइट हैंड से लिखते जाना, ठीक है? डबल मत लो, ऊपर वाला देख रहा है, किसी दूसरे का हक मारोगे तो मैंने कहा था ना, किसी दूसरे का हक मारोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो डबल ले लिया मतलब है ना किसी का हक मार रहे हो। थैंक यू सो मच। नहीं खा पाएंगे तो मैं ठीक है, चलिए, सबकी अपनी चॉइस है, तो समझ गए? तो सबकी अपनी चॉइसेस है, चॉइसेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया करते, जिसको जो अच्छा लगता है। क्या पास तुमने कर दिया क्या? हैं श्रेया, तुमने इसको पास कर दिया क्या? नहीं, मैंने पास कर दिया। अच्छा। चलिए, खाते खाते पढ़ लोगे या पढ़ते पढ़ते खा लोगे? चलिए, पढ़ते पढ़ते खा लो हैं। तो ये हमने देखा था आपका, जैसे तापमान में देखा था, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। टेम्परेचर में जैसे देखा था वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि क्षैतिज वितरण का मतलब अक्षांशों के अनुसार, किसके अनुसार? आपका जो है अक्षांशों के अनुसार का मतलब फिर से इक्वेटर से पोलवर्ड्स, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखना है जो पीछे लिखा था हमने कि सेलिनिटी क्या होती है, कम होते जाती है ना। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सेलिनिटी क्या होती है? फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड्स, सेलिनिटी क्या होती है आपकी जो है डिक्रीज करती है। लेकिन फिर से मैक्सिमम सेलिनिटी कहाँ मिलती है? 20 to 40 डिग्री। हाँ, इन बिटवीन 20 to 40, नॉट फाउंडेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास नहीं मिलती है, राइट? तो ये स्टेटमेंट सेम रहेगा जो पीछे हमने टेम्परेचर में भी लिया था, यहाँ पर भी फैक्टर्स में डाला था हमने जो है। वहाँ पर आइसोथर्म्स लाइन यूज किया था, यहाँ पर आपका समलवण रेखा यूज करते हैं, आइसोहेलाइन। यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग जो है? आइसोहेलाइन। तो आइसोहेलाइन क्या हो गया?
हाँ बोलो बोलो। हंसने वाले हंसते रहेंगे, हंसने वाले की चिंता नहीं करनी है। दुनिया में बहुत जो भी अच्छा काम करोगे उससे लोग हंसने वाले ज़्यादा मिलते पहले, तो इसलिए उसकी चिंता है। खुशबू मुझे क्यों देख रही है? हैं? जो कोई भी काम करोगे ना तो लोग हंसने वाले पहले ही मिलते। जब सक्सेस हो जाओगे तो बोले हाँ मुझे तो पता था यही सक्सेस होने वाला है ना। पहले तो बोलेंगे कहाँ IAS की तैयारी कर रहे हो, कहाँ बन पाओगे, बहुत कम लोग बन पाते हैं। जिस दिन बन जाओगे उस दिन क्या बोलेंगे, उन्हीं का स्टेटमेंट क्या होगा, मुझे तो पता था इस बच्चे में टैलेंट है, आज नहीं तो कुछ, कल नहीं तो कुछ न कुछ बन ही जाएगा। तो लोगों के विचार जो है वो आपके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। तो आइसोहेलाइन का मतलब है समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एन इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स द प्लेसेस हैविंग इक्वल सैलिनिटी। एन इमेजिनरी लाइन which connects the places having equal salinity, तो उसको हम लोग समलवण रेखा कहते हैं। तो समलवण रेखा से दिखाया जाता है। बाकी पहला पॉइंट वही रहेगा आपका, है ना। मैक्सिमम सैलिनिटी हमने कहाँ पे लिया हुआ है? मैक्सिमम ये आपका 20 to 40 के बीच में। इसमें थोड़ा सा नॉर्थ में आपका जो एग्जैक्टली जो नॉर्थ में मिलता है, तो नॉर्थ में ये 10 से 30 से 40 के बीच में मिलती है मैक्सिमम सैलिनिटी नॉर्थ में, है ना। ये भी लिख सकते हो, और क्या लिखोगे आपका, मैक्सिमम सैलिनिटी फाउंड इन बिटवीन। तो ये एक जनरल हो गया 20 to 40 के बीच में। नॉर्थ में 30 से 40 के बीच मिलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है साउथ में ये मिलता है 10 to 30 के बीच में, 10 to 30 के बीच में मिलता है। तो ये थोड़ा सा ये भी डेटा याद कर लेना, ये थोड़ा सा डिफर करता है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, क्योंकि साउथ में क्या है, लैंड कम है तो सैलिनिटी जल्दी से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रिवर्स वर्षा वगैरह क्या होगी आपकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग से, सैलिनिटी ज़्यादा कहाँ पर होगी, नॉर्थ में कि ईस्ट में, नॉर्थ में कि साउथ में? सैलिनिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी? सभी लोग इसी में एग्री कर रहे हो? तो इसका उल्टा सोचने वाला भी हो तो बताओ। है एक है साउथ पे ज़्यादा होगा, क्यों होगा? अभी तो मैंने बताया कहाँ है, मतलब नॉर्थ में इन बिटवीन 30 to 40 लैटिट्यूड्स के बीच में मिलेगा, और साउथ में 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में मिलेगा। तो लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं ना हमने। सब नॉर्थ वाले हो तो हमेशा मेजॉरिटी सही हो जरूरी 99% गधे एक साइड हो सकते हैं और 1% इंटेलिजेंट, समझ गए ना भाई। इसलिए हमेशा मेजॉरिटी सही हो जरूरी नहीं है। 99% किसी एक चीज़ को बोल रहे हो और 1% अलग राय रखता हो, तो समझदार इंसान जो 1% अलग राय रखता है उसको ज़्यादा पहले महत्व देगा, जो समझदार होगा। और गधे लोग 99% लोगों को पहले ध्यान देंगे, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं तो यही होगा। तो दुनिया ऐसी चलती है। इसलिए जो हमारी सरकार है ना, 51% वोट ले आई, 49% वाले हार जाते, 51% वाले सरकार बना लेते। तो इसको, इसलिए डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है आपका जो है, डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। बहुमत की सरकार, मेजोरिटी की गवर्नमेंट तो है, लेकिन सिर्फ 1% ज़्यादा होने से उसके मत 49% अलग करना चाह रहे। तो यहाँ पे 1%, तो यहाँ पे उल्टा याद रखना है, साउथ में सैलिनिटी ज़्यादा मिलती है, नॉर्थ में कम मिलती है। तो लिख लीजिए आपका
इसी पॉइंट्स में एक अलग से पॉइंट बना सकते हैं। तो 1% जो अलग बोलता है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एक व्यक्ति अलग बोलता है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नया विचार हमेशा किससे होता है, किसी एक व्यक्ति से पहले आता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 99% लोग बोल रहे हैं वही सही होगा। तो यहाँ पर जो सैलिनिटी है वह औसत लवणता, ये सब बीच बीच में जो बताता हूँ ऐसे वैसे में काम आएगा, ठीक है। ऐसे देखियो एवरेज लवणता, एवरेज सैलिनिटी, तो एवरेज सैलिनिटी हमारी पूरे अर्थ की है 34.75 पीपीटी। पीपीटी बताया था कल, पावर पॉइंट है ना, पार्टिकल्स पर थाउजेंड। तो ये एवरेज सैलिनिटी हो गई। लेकिन ये जो सैलिनिटी है साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में यह सैलिनिटी है आपकी 34 पीपीटी। क्या विशाल, तुमने भी नॉर्थ ही बोला था? पुराने वालों को माफ नहीं है। विशाल बाबू तुमको तो पता होना चाहिए था, वही तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर ऐसा नहीं तो बताया नहीं होगा, पिछली बार बताया था मैंने। और ऐसी जहाँ पे कॉमन सेंस का उल्टा होता है वही पर यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। जो कॉमन सेंस सोच के मारोगे ना उसका उल्टा जहाँ पर होगा वहीं पे यूपीएससी क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। अब यहाँ पे कारण क्या है बताओ? ये तो मैंने बता दिया कि सदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी ज़्यादा है नॉर्दर्न की तुलना में। आ रही बात समझ में? सैलिनिटी ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर ग्रेटर देन। कारण बताओ विशाल। वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है और लगाओ ना कारण। आप तो मैंने बता दिया, ऊपर ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो ये जो बता रहा है वो सही है, ठीक है। अब उसमें भी डाउट है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कारण क्या हो सकता है राहुल? ठीक है, एक कारण आ जाएगा उसका। हाँ विकास बताओ। सर अंटार्कटिका जो आइस वाला एरिया तो कम हो जाना चाहिए ना, साउथ में तो कम होना चाहिए। फिर हमने साउथ में ज़्यादा लिया हुआ है। यही तो डाउट था क्योंकि सर वहाँ इवापोरेशन नहीं होगा ना। तो डाउट मत करो, एक फैक्ट्स है तो पहले याद कर लो। कारण इसका समझ लो। कारण ये है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्षा ज़्यादा होती है सदर्न की तुलना में, और दूसरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड से गिरने वाली नदियाँ, कई सारी नदियाँ हैं वो आपके ज़्यादा है, तो मीठा पानी ज़्यादा मिलता है। आ रही बात समझ में? तो वर्षा भी ज़्यादा हो रही है, नदियाँ भी आपका रिवर्स वगैरह सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में ही समुद्र में गिर रहे। तो इस तरीके से ओवरऑल कहीं ना कहीं लवणता क्या होती है आपकी, जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। एक ही का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि आपका वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है ना, इवेपोरेशन ज़्यादा है, वर्षा कम है आपका जो है। तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वर्षा कम होगी तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। भले ही अंटार्कटिका है लेकिन अंटार्कटिका सिर्फ आपके सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न ओशियंस के पास में है कि नहीं। बाकी अदर रीजन्स में देखेंगे तो वर्षा मेन फैक्टर है, वर्षा। और वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी वो भी आ जाएगा। और नदियाँ भी कहाँ मिलेंगी ज़्यादा, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि लैंड यहाँ पर है ही नहीं तो नदियाँ उतनी मिलेंगी नहीं। तो इस कारण से सैलिनिटी थोड़ी कम हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि वर्षा कम है, वाष्पीकरण ज़्यादा होते रहेगा, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल कई सालों से, करोड़ों सालों से हो रही है कि वर्षा कम हो रही है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सैलिनिटी ओवरऑल थोड़ा सा क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर पॉइंट? तो ये पॉइंट याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने फिर से कहा है, कॉमन सेंस का उल्टा है तो इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी बोलो। मैं तो पढ़ा था इसका मेन सोर्स लैंड है,
सॉरी नहीं मेन सोर्स लैंड है, हाँ MCQ में देखा उसमें ऑप्शन और क्या कहते हैं? ऑप्शन में भाई नदी हवा भी कर दिया था मगर लैंड आ रहा था उसमें क्योंकि तो गलत दिया था आंसर। मतलब नदी हवा की जगह लैंड को कर रहे हैं तो लाएगा समुद्र के अंदर डिपॉजिट कौन कर रहा है? लैंड अपने आप चल करके समुद्र के अंदर घुल थोड़ी रहा है। मगर सोर्स वही है वो। हाँ, तो जो भी आंसर दिया गलत दिया था। जरूरी नहीं कि आप जो देख रहे हो वही सही हो, जहाँ पे लगे डाउट है तो पूछ लिया करो मुझसे, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस में यदि लैंड भी लिखा है तो लैंड अपने आप तो लैंड जाके समुद्र में जाएगा नहीं। नदियाँ ही क्या करती है, लैंड से काट छाट करके चट्टानों को, साल्ट्स को, लवणता को ला करके कहाँ डिपॉजिट करती है, आपके जो है ओशियंस में। तो मेन सोर्स रिवर आएगा, ठीक है। लैंड तो एक आपका क्या होगा, उसको इरोड करके लाने का काम करती है रिवर्स विंड्स वगैरह। तो क्वेश्चन या तो लेके आना एग्जैक्टली क्या है, आया समझ में। चलिए, तो जहाँ पे भी डाउट हो जो मैंने कहा और कुछ कहीं पर आप पढ़ते हो तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो। मैं भी, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, ठीक है, लेकिन खुद से गलत मत मान लिया करो मेरे को, ठीक है। होगा गलत तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि कोई भी दुनिया में सर्वज्ञ नहीं है, ठीक है। तो सबकी अपनी सीमाएं हैं, ज्ञान की सीमाएं हैं। अब अक्षांशों के अनुसार में 1-2 पॉइंट लिख लीजिए। 0 डिग्री के पास सैलिनिटी जो मिलती है 34 ppt मिलती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास में 20 से 40 के बीच में यह हो जाती है 36। 20 से 40 के बीच में मैक्सिमम हो जाती है। 40 से 60 के बीच में घट करके हो जाती है बोथ हेमिस्फीयर में 31 से 33। डेटा है, याद रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो हमने देख ही दिया था। इक्वेटर से इधर की ओर जाएंगे तो सैलिनिटी घटती है, मैक्सिमम कहाँ मिलती है 20 से 40 के बीच। लेकिन डेटा लिख दोगे तो सामने वाला फिर से मैंने कहा आधा नंबर ज़्यादा ही देगा, क्योंकि आपकी मेमोरी को ध्यान में देखते हुए तो ये आपका इधर की ओर निरंतर कम होती है, इधर कम होती जाती है। इधर कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से एक थोड़ा सा है, यहाँ पे 34 के आसपास इक्वेटर, 20 से 40 मैक्सिमम है, फिर घटते जाती है, घट के फिर इधर हो जाएंगे तो और घटते जाएंगे नियर द पोल। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से क्या लिखना है आपको, जो है सैलिनिटी के बारे में अक्षांशीय या क्षैतिज वितरण पूछेगा तो इन पॉइंट्स को डिस्कस कर देना है। क्लियर हुआ। अब आते हैं लंबवत वितरण में। चलूं वर्टिकल। लंबवत वितरण, तो यहाँ पे गहराई के अनुसार लवणता में क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? गहराई बढ़ेगी तो लवणता घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ विशाल बाबू, और कोई? तो इसके लिए कोई निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कहीं पे बढ़े कहीं पे घटे। क्यों? जैसे जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, जैसे विषुवत रेखा पर, तो इक्वेटर पे वर्षा ज़्यादा हो रही है तो ऊपर ऊपर क्या होगा, मीठा पानी होगा। वर्षा ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, आपका जो है वर्षा का जल निरंतर मिल रहा है तो यहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा होगा। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ पे सैलिनिटी नीचे कुछ गहराई तक क्या होगी आपकी, थोड़ा सा कुछ गहराई तक सैलिनिटी आपकी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। और उसके बाद फिर आपकी सैलिनिटी क्या होगी, आपकी घटते जाएगी। लेकिन 20 से 40 के बीच में जाओगे तो यहाँ पे सैलिनिटी कंटिन्यूसली नीचे जाएंगे तो घटते जाएगी। कंटिन्यूसली क्या होगा, आपके जो है सैलिनिटी नीचे जाएंगे तो घटते जाएगी। आई ना बात समझ में। तो अलग अलग लेटीट्यूड्स पे उसी प्रकार 40, 45 से 65 के बीच में भी जाएंगे तो सैलिनिटी ऊपर थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी वर्षा अधिक होती है। तो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी थोड़ा सा बढ़ेगी कुछ गहराई तक, उसका फिर से घटेगी। तो ओवरऑल ऊपर से नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी
घटेगी, ओवरऑल देखेंगे तो घटेगी। वैसे आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या लिखोगे? ठीक है, ये लवणता जैसे मैंने कहा घटेगी कि बढ़ेगी? ओवरऑल लवणता जो है सैलिनिटी, लवणता क्या होती है? सागर में घुले हुए लवणों की मात्रा। तापमान देखा था, नीचे जाने पे तापमान क्या होता है? घटता है ना। मीठा पानी नीचे ज़्यादा होगा, ऊपर का पानी खारा होगा कि नीचे का पानी खारा होगा? बताओ, कॉमन सेंस लगाओ पहले तो। हाँ, जल्दी बताओ। अलग अलग छांसों में अलग अलग होगा तो मैंने बता दिया। हाँ, और नीचे जाएंगे तो क्या होगा? सर इसमें प्रेशर भी रोल करेगा क्या? प्रेशर वगैरह, प्रेशर मतलब नीचे दबाव ज्यादा लगता है ना पानी तो उससे सैलिनिटी का क्या मतलब है? फैक्टर्स बताया मैंने, फैक्टर्स में कहीं प्रेशर लिखवाया है? तो प्रेशर का कोई रोल ही नहीं होता उसमें, तो सैलिनिटी के लिए टेम्परेचर का होता है ना। जैसे हमने देखा था कि तापमान क्या होता है, मैंने आप क्या जो है 200 मीटर फिर 1000 मीटर, तो ये तापमान क्या होता है? निरंतर घटते जाता है, तो तापमान का रोल होता है। लेकिन यहाँ पे तापमान का रोल प्ले करेगा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हम कह क्या सकते हैं, होता है क्या है कि जो भारी, जब सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो जल क्या होता है? भारी होता है। तो भारी जल नीचे जाएगा, बैठेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सैलिनिटी के लिए जो मैंने बताया अलग अलग अक्षांशों में जो होगा तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा ओवरऑल कॉमन देखेंगे तो कुछ गहराई तक घटेगी सैलिनिटी। क्या होगा? कुछ गहराई तक घटेगी। फिर एक गहराई के पास आने के बाद सैलिनिटी लगभग कांस्टेंट रहेगी, लगभग बराबर रहेगी। और उसके बाद फिर ओवरऑल सैलिनिटी फिर से क्या होगी आपकी जो है? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भारी जल, सबसे भारी जल कहाँ पर होगा? सबसे भारी जल कहाँ पर होगा? हेवी वाटर, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला वाटर कहाँ पर होगा? तली में होगा, नीचे होगा। जितना सैलिनिटी बढ़ते जाएगी पानी नीचे बढ़ते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नियम हम लोग बनाते हैं, कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो क्या होगा? कुछ गहराई तक सैलिनिटी घटेगी, फिर थोड़ा सा स्थिर रहेगी, क्योंकि जल आपस में क्या हो रहा है? यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, तो स्थिर रहेगी आपका जो। और उसके बाद फिर से थोड़ा सा क्या होगी आपकी? बढ़ते जाएगा। उसके बाद फिर से थोड़ा सा क्या होगा आपका? बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे जितना ज़्यादा पुराना जो पानी है सैलिनिटी ज़्यादा हो गई, वो सब नीचे जा करके क्या होगा आपका? बैठते जाएगा। तो एक लाइन लिखिए यहाँ पे, किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता गहराई के अनुसार में। गहराई के अनुसार लवणता के लिए जो है किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन, पहला पॉइंट ये स्टार्ट कर देना, किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। देयर इज नो डेफिनिट प्रिंसिपल कैन बी डिफाइंड। You can't be defined a certain principle regarding increasing the depth, what the changes in salinity. Clear है? Regarding increasing the depth, what how the salinity changes, how। तो फिर होगा क्या? इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, अलग अलग अक्षांशीय क्षेत्रों में, अलग अलग अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई के अनुसार लवणता में परिवर्तन, लवणता में परिवर्तन, लवणता में परिवर्तन
भिन्न भिन्न होता है, लवणता में परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसे इक्वेटर के पास वर्षा अधिक होने के कारण, नियर द इक्वेटर वर्षा अधिक होने के कारण ऊपर की सैलिनिटी, ऊपरी जल की सैलिनिटी कम होती है। वर्षा अधिक होने के कारण या प्रतिदिन वर्षा होने के कारण, डेली रेनफॉल के कारण से ऊपर की सैलिनिटी थोड़ा कम होती है, गहराई में जाने पर बढ़ते जाएगी। एग्जाम्पल इंग्लिश में लिख लीजिएगा, आपका जो है क्या लिखा था हमने स्टार्टिंग में कि सैलिनिटी गेट चेंजेस। ठीक है, क्या लिखवाया? हाउ डज सैलिनिटी चेंजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नियर द इक्वेटर ड्यू टू डेली रेनफॉल the upper layer of water salinity found less, and with increasing depth salinity increases, in increasing depth salinity increases। समझ गए? समझ पा रहा है? तो अलग अलग अक्षांशों में स्थिति क्या होती है? अलग अलग होती है, वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स। ओवरऑल लिख लो, ओवरऑल है ना, लेकिन कुल मिलाकर के कुछ गहराई तक लवणता में कमी आती है, कुछ गहराई तक लवणता में कमी आती है। उसके पश्चात स्थिर होती है, और उसके बाद पुनः घटती है, पुनः बढ़ती है, पुनः कुछ गहराई तक बढ़ती है, मतलब उसका फिर कांस्टेंट ही हो जाएगी, फिर से कांस्टेंट हो जाएगी। आया समझ में? इंग्लिश में लिख लिया। इसी को फिर से जो ग्राफ बनाए थे टेम्परेचर वाला, सेम यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। । 200 मीटर तक ओवरऑल मान के चलते हैं, तो ये अपर लेयर वाली जो स्थिति है आपकी ओवरऑल जो है 0 से 200 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सैलिनिटी हाईली वेरिएबल, सरफेस लेयर में सैलिनिटी क्या होती है यहाँ पे जो है, सैलिनिटी यहाँ की जो सैलिनिटी रहेगी हाईली वेरिएबल। क्यों? हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका यहाँ पे रेनफॉल कितनी हो रही है, इवेपोरेशन कितना हो रहा है ना, इन दोनों पे डिपेंड करेगा मेन। और इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और भी है, इवेपोरेशन पे डिपेंड करेगा, इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा रिवर्स वगैरह है तो उस पर डिपेंड करेगा, आइस मेल्टिंग पे डिपेंड करेगा। तो ऊपर की जो सरफेस वाली सैलिनिटी है उसके बारे में हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ऊपर की सैलिनिटी कम होगी ज़्यादा होगी, और डिपेंड करेगा वहाँ के लोकल लैटिट्यूडनल पोजीशंस पे डिपेंड करेगा, हाईली वेरिएबल होती है। आ रही ना बस समझ में? जैसे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, वर्षा कम हो रही तो वहाँ पे ज़्यादा होगी सैलिनिटी, रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन कम हो रहा है तो सैलिनिटी वहाँ पे क्या होगी? कम होगी। जैसे इक्वेटर के पास कम होती है, 20 से 40 के पास ज़्यादा होती है। क्लियर पॉइंट? दूसरा फिर उसके बाद आता है
200 से 1000 मीटर वाला, ये वाला स्थिति आपकी फिर से आती है। इसको हेलोक्लाइन जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हेलोक्लाइन। वहाँ थर्मोक्लाइन था, यहाँ पर क्या हो गया? हेलोक्लाइन जोन। तो हिंदी में भी हेलोक्लाइन या लवण प्रवणता मंडल कह सकते हो, लवण प्रवणता मंडल। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पे सैलिनिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ पे लगभग आपका वेरिएबल रहेगा, ज़्यादा कम ज़्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। सैलिनिटी यहाँ पे क्या करेगी? आपका डिक्रीज करेगी आपका, क्योंकि ऊपर मान के चलते सब जगह बारिश होती है, नदियाँ वदियाँ मिलते रहती है, सब होता है, मान के ही चलेंगे तो ओवरऑल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीज करेगी और फिर उसके बाद फिर लगभग कांस्टेंट हो जाती है, थोड़ा सा बढ़ेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। गहराई थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे बढ़े, लेकिन उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी आपकी जो है। तो ये भी ग्राफ वैसे ही बनेगा। 1000 से नीचे की ओर जाएंगे तो ग्रेटर देन 1000 डीप ओशनिक लेयर में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कांस्टेंट, लिटिल वर्टिकल वेरिएशन, बहुत कम वेरिएशन होगा, लगभग स्थिर हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे हेलोक्लाइन का मतलब क्या हो गया? लवणता तेजी से घटती, गहराई बढ़ने पे लवणता यहाँ पे क्या हो रही है आपकी? तेजी से ऊपर थोड़ा सा कम होगा, फिर बढ़ेगी, थोड़ा सा बढ़ने के बाद फिर से तेजी से घटेगी आपकी। आ रही बात समझ में? तो ये हेलोक्लाइन जोन हो गया। कई बुक्स में लिखा होगा गहराई के अनुसार बढ़ते जाती है, तो उसमें क्लियर नहीं किया हुआ है। जैसे आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे कहीं पे, तो लिखा भी डायरेक्टली लिखा भी होगा, तो ओवरऑल गहराई के अनुसार बढ़ती है लिख देता है। तो एग्जैक्टली वैसे प्रिंसिपल्स यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि कॉमन सेंस है आपका। कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो ऊपर लवणता कम होगी, बढ़ेगी, फिर घटेगी, और कहीं पे ऊपर की लवणता ज़्यादा होगी, फिर नीचे कम होते जाएगी। वाष्पीकरण ऊपर ज़्यादा हो रहा है, वर्षा कम हो रही तो ऊपर की लवणता ज़्यादा होगी, नीचे घटेगी। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो आपका धीरे धीरे घटेगी आपका जो, ठीक है। और ऐसे ओवरऑल ऐसे निकालेंगे, मान लो ऊपर का पानी निकाल लो 1000 ग्राम, और नीचे का पानी निकाल लो 1000 ग्राम। अब दोनों को भाप बना के उड़ाओगे तो फिर इसकी लवणता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि भारी पानी नीचे जा करके क्या हो गया आपका जो है? बैठ गया, तो इसकी लवणता फिर ज़्यादा मिलेगी। आई ना बात समझ में? क्योंकि भारी पानी क्या हो गया आपका? नीचे जा करके नीचे बैठेगा आपका जो, और ऊपर तो ठंडा पानी मिक्सअप होते जा रहा है, तो लवणता उसमें क्या हो रही है आपकी जो? डाइल्यूट होते जाती है। तो इस आधार पे वो एक अलग से आपका निकलेगा कि मैक्सिमम सैलिनिटी फिर नीचे ही मिलेगी आपकी जो है, कांस्टेंट होकर के। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए हमने शुरू में लिख दिया था, किसी एग्जैक्ट प्रिंसिपल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका वर्टिकल, है ना। इसमें एक और क्लासिफिकेशन आएगा, प्रादेशिक वितरण। वितरण में एक और वितरण हम ले सकते हैं रीजनल, अलग अलग महासागरों की स्थिति। तो वर्टिकल भी ले लिया था, तो इसमें एक और डाल देना, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल के साथ साथ एक और डाल देना आपका जो है प्रादेशिक वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल का मतलब अलग अलग महासागरों में, खास करके 3 महासागरों में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। महासागरों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ओशियंस। तो वितरण में आ जाएगा, तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर की लवणता के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो ये समझ में आ गया। प्रादेशिक का मतलब हो गया अटलांटिक ओशियन का अलग से देखेंगे, पैसिफिक ओशियन का अलग से देखेंगे, इंडियन ओशियन का अलग से देखेंगे। तो अलग अलग महासागरों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। मेंस हो, प्रीलिम्स हो, क्वेश्चंस जो आएंगे वहीं पर बनेंगे आपके। तो लिखिए पहला पॉइंट। खाते खाते नहीं पढ़ पा रहे हो? चलिए,
खा सकते हो, पीछे बैठ के टिफिन खाते थे स्कूल में हम लोग, तो अलाउड नहीं रहता, हम शैतान लोग थे। ठीक है, अलाउड नहीं होता, लेकिन अलाउड तो खुद बना लेते हैं ना, शरारती बच्चे लोग। तो सबसे पहले अटलांटिक महासागर में आते हैं। तो अटलांटिक महासागर में जो एवरेज सैलिनिटी है, सबसे पहले आ जाओ अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तो औसत लवणता, एवरेज सैलिनिटी 35.67 परसेंटाइल। अटलांटिक ओशन की कितनी है आपकी जो है 35.67 परसेंटाइल। सॉरी पीपीटी, ठीक है, 1000 परसेंटाइल भी यूज करते हैं वैसे तो, लेकिन पीपीटी बोलते हैं हम लोग। लवणता इसमें सबसे ज़्यादा मिलती है अटलांटिक ओशन में 15 से 20 के बीच में, मैक्सिमम 15 से 20 के बीच में मैक्सिमम लवणता मिलती है, ये नॉर्थ में। और साउथ में थोड़ा सा डिफरेंट है मैक्सिमम, और साउथ में आपका जो है 10 से 30 के बीच में मिलती है, साउथ मैक्सिमम। अधिकतम लवणता जो है, आया समझ में? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है। फिर यहाँ पर लवणता अटलांटिक ओशन में या किसी भी ओशन में देखेंगे तो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में ठंडी जल धाराएं होती है ना। कॉन्टिनेंट के वेस्ट में क्या होती है, ठंडी जल धाराएं। तो पढ़ेंगे जितनी भी ठंडी जल धाराएं सब वेस्ट में मिलेंगी आपकी। आपका जो सबसे सभी ठंडी धाराएं किधर मिलेंगी, आपका जो है वेस्ट में मिलेंगी। हाँ, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में। हमको क्या बनाना है, अटलांटिक बनाना है ना। तो अटलांटिक की शुरुआत कहाँ से होती है, इसे तो होती है, ठीक तो है। तो जितने भी ठंडी जल धाराएं पढ़ेंगे हम लोग, अभी धाराएं पढ़ाऊंगा तो वो आपका वेस्ट में मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपका एक ठंडी जल धारा पढ़ेंगे कनारी, यहाँ पे कौन सी है आपकी जो है, नहीं यहाँ पे कनारी नहीं है, कौन सी है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तुमको धाराएं पढ़ा दिया क्या मैंने, क्या विशाल, बेंगुला है कंफर्म? कनारी कहाँ पर है सर? गल्फ स्ट्रीम नहीं जाएगा, यहाँ पर है कनारी। गल्फ स्ट्रीम तो इधर जाती है, यहाँ पर है कनारी वेस्ट में, यहाँ पर इधर से इधर आती है। तो ये एक ठंडी जलधारा हो गई, दोनों जो है। आया समझ में क्यों है, क्या बात देखेंगे। पर स्पेसिफिक ओशन में जाएंगे तो ठंडी जलधारा यहाँ पर मिलेगी आपका हम्बोल्ट या पेरू, हम्बोल्ट या पेरू करंट कहाँ पे मिलेगी आपका जो है, कोल्ड करंट। तो जितनी भी ठंडी जलधाराएं मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलती है और महासागरों के पूर्वी भाग में, है कि नहीं। आपके जो है महाद्वीपों के पश्चिम में और महासागरों के पूर्वी में। तो इसलिए अटलांटिक ओशन में भी है ना, जैसे गर्म जलधारा ये गल्फ स्ट्रीम इधर की ओर जाएगी आपकी जो है, तो इधर पूर्वी भाग में गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव होता है। यहाँ पर अलग है आपका ये वाला, लेकिन इधर की बात करें नीचे इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो यहाँ पर सैलिनिटी क्या मिलेगी आपकी, कम मिलेगी क्योंकि ठंडी जल धारा है। इधर आपका सैलिनिटी क्या मिलेगी आपका जो है, ज़्यादा मिलेगी। पढ़ा था ना, क्योंकि व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में है। तो इसको हवाओं के साथ भी जोड़ सकते हो कि व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में सैलिनिटी कहाँ मिलेगी ज़्यादा, वही जो पॉइंट लिखा था हमने, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में सैलिनिटी कम मिलेगी और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में सैलिनिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। या इसका महासागर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा।
चलूँ आगे, तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में कर लेना। व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में सैलिनिटी यहाँ पर क्या मिलेगी, है ना, डायग्राम बना लो, इसको ही दिमाग में रखना है। और पश्चिमी भाग में सैलिनिटी कम मिलेगी। लेकिन पछुआ हवाओं की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। पछुआ हवाओं के क्षेत्र में पूर्वी भाग में सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी, मतलब महासागरों के, और इधर आपकी सैलिनिटी कम मिलेगी थोड़ा सा पछुआ हवाओं में, जो लिखा था पीछे कल भी, सेम पॉइंट। क्या मिताली, वीडियो देख लिया पुराना वाला? तुम लोग कोई जुनून नहीं, अंदर से फायर नहीं है पढ़ने वढ़ने का। बाद में सुधारे थे तो थोड़ी देर में तो सुधार आया था ना, सुधारने। ये माइक के चक्कर में लोग परेशान कर डालते हैं। अभी आ रहा है, देखना तो अभी चेक करने हैं लोग। आ रहा है भाई? हेलो हेलो, हेलो हेलो, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये याद रख लेना आप लोग को, जो है एक तो पॉइंट ये हो गया, अटलांटिक महासागर में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो मिलती है ना, अटलांटिक महासागर का ये जो बीच वाला भाग है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसको एक नाम दिया गया सार्गेसो सागर। ये क्यों बनता है, क्या बनता है, आगे देखेंगे। इसको सार्गेसो सागर कहते हैं हम लोग। नॉर्थ अटलांटिक में ये बीच वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्गेसो सी कहते हैं, है ना। इसका कोई तट नहीं है, लेकिन ये बीच वाला भाग सार्गेसो सी कहलाता है, ठीक है। उसने अभी पढ़ेंगे ओशनिक करेंट्स। यहाँ पे एक सार्गेसम नामक घास मिलती है, इसलिए इसको सार्गेसो सागर कहा जाता है, सार्गेसम ग्रास। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता मिलती है, पूरे अटलांटिक ओशन की सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पर मिलती है सर्वाधिक लवणता, सार्गेसो सागर में। आया समझ में? और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि अटलांटिक महासागर की लवणता के वितरण पर अटलांटिक महासागर की लवणता के वितरण पर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन, महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव, महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव अन्य दो महासागरों से अधिक पड़ता है। आ गई बस समझ में? ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो, नदियों के मुहाने के सामने, हाँ सॉरी, कहाँ पे था आपका जो है, सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन हैविंग मोर इम्पैक्ट या मोर इन्फ्लुएंस ऑफ ओशनिक करेंट्स in comparison to two other oceans, in comparison to two other oceans, Indian and Pacific Ocean। क्लियर है? और एक पॉइंट और लिख लेना, नदियों के मुहाने के सामने, नदियों के मुहाने के सामने सैलिनिटी कम पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ गिरती है, जैसे यहाँ पे अमेजन नदी गिरती है,
कहाँ पे, ब्राज़ील तट पे, यहाँ से अमेजन नदी का, यहाँ पे अमेजन नदी गिरती है, विश्व की सबसे ज़्यादा पानी लेकर चलने वाली नदी। तो यहाँ पे लवणता ब्राज़ील के इस नदी के तट पे लवणता क्या मिलेगी, कम मिलेगी आपकी जो है ना। उसी प्रकार कल देखा था अफ्रीका में, यहाँ पे कांगो और है ना, एक कांगो नदी गिरती, इधर से नाइजर नदी गिरती है। तो यहाँ पर भी लवणता क्या मिलेगी आपका, कम मिलेगी। तो जहाँ जहाँ नदियाँ गिरती है उसके मुहाने पे लवणता क्या मिलती है आपकी जो है, कम मिलती है, राइट। एग्जाम्पल 2 लिख लो कम से कम, अमेजन नदी, और ये आपका अफ्रीका में जाएंगे तो कांगो नदी के मुहाने के सामने अमेजन नदी के मुहाने, माउथ ऑफ अमेजन रिवर। 1-2 एग्जाम्पल जरूर डालना है, तभी तो लगेगा ना पढ़ लिख करके आए हो। इन फ्रंट ऑफ माउथ ऑफ अमेजन रिवर। ये प्रीलिम्स वगैरह में काम आएंगे सब वर्ड्स, है ना। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वगैरह दे करके कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, और ये सब एनसीईआरटी में कांगो रिवर, मतलब ये सब चीज़ें जो है, ऐसा नहीं कि मैं हाई फाई कुछ भारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये सब एनसीईआरटी में ही पढ़ोगे तो मिल जाएगा। एनसीईआरटी की चीज़ें, अभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है हम लोग, समझ गए। तो चाहे ऑप्शनल में भी है तो इतना ही, ऑप्शनल के लिए भी इस टाइप से याद रखना है। अब आ जाओ, अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर में लवणता की स्थिति क्या है। अटलांटिक ओशियन के सीमांत सागर में लवणता, है ना। ये मेंस में भले नहीं पूछेगा आपका, है ना, ऑप्शन में पूछ सकते हैं, जीएस में नहीं पूछेगा कि अलग अलग महासागरों के, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में काम आएंगे। दूसरा, ये अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर, मार्जिनल सीज। तो अटलांटिक महासागर के मार्जिनल सीज में क्या क्या आएंगे, बताया था ना उस दिन मैंने। क्या हो गया, बड़ा किसमें दिख रहा है, ब्लर है। ये भी ब्लर है। क्या बोल रहे हो, खुल जाओ भाई एक आध अच्छा वाला मैप। चलो मैं नाम लिख के बता दूँ, ये इसमें दिख रहा है, इसमें मैं नाम, तुम लोग को वैसे पता होगा वैसे तो सबसे पहले ये मेडिटेरियन सी दिख रहा है ना, बड़े से स्टार्ट करते। ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है ना, इतना तो याद हो गया होगा। ये मार्जिनल सी है आपका अटलांटिक ओशियन का। तो ये तो मैंने बताया था कि भूमध्य सागर में पश्चिमी भाग की लवणता क्या होती है, कम है, और इधर की लवणता क्या है आपका, जो ईस्टर्न पार्ट की लवणता ज़्यादा है। तो पहला तो ये लिख लो भूमध्य सागर में, तो मध्य सागर में पश्चिमी भाग की लवणता, है ना। ऐसी डायग्राम बना के भी इतना से लिखोगे तो समझ जाओगे, डेटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। पूर्वी भाग की 39 पीपीटी है, इधर की आपकी जो है 39 पीपीटी, और वेस्ट की है आपका 36.5,
डेटा याद है तो ठीक, नहीं तो कम से कम ये फैक्ट्स तो याद रखना, ईस्टर्न की ज़्यादा है, वेस्टर्न की कम है। कारण बताया था, इधर ज़्यादा क्लोज है तो ज़्यादा यहाँ पर मिक्सअप वाटर नहीं होगा, है कि नहीं। चलूँ आगे। तो यहाँ पर ये नॉर्थ सी और नॉर्वेजियन सी की लवणता कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगी इन्हीं अक्षांशों पर स्थित। यहाँ पे है नॉर्थ सी उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर, इसकी लवणता ज़्यादा मिलती है उन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य महासागरों की तुलना में। क्या लिखोगे? उत्तरी सागर एवं नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन, यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर एटलस जाके देखते हो। धीरे धीरे सुधर जाओगे, रोज बोलूँगा तो। अच्छी आदत एक दिन में तो लगती नहीं है कि नहीं। तो सुधर गए तो उसका, जिसको नहीं सुधरना है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते उसके, तो फिर रोज सुन सुन के ढीठ हो जाओगे कि ये तो रोज ही बोलते रहते सर। तो लिख लिया उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर, इसकी लवणता अन्य उन्हीं अक्षांशों पर स्थित सागरों की तुलना में क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। कारण गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा के कारण। यहाँ पर गर्म जलधारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम या उत्तरी अटलांटिक जलधारा भी बोलते हैं, है ना, गल्फ स्ट्रीम। इसी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? यूरोप के वेस्ट में किससे काम चलेगा? गल्फ स्ट्रीम को यूरोप के पश्चिम में क्या बोलते हैं? याद करो। अब 4 ऑप्शन में सोचो तुम्हारे लिए है। तो यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम है ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आके यहाँ पे इधर की और इधर आ जाती है गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे कहते हैं, इसी को हम लोग उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसलिए कुछ टेक्निकल चीज़ों के लिए मैं कहता हूँ रिपीट करो क्लास, बार बार एक बार आके और पढ़ो। अब नहीं भूलोगे, है ना, अब जीवन भर नहीं भूलोगे, समझ गए। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये वाला कि ये उच्च अक्षांशों में स्थित है। उच्च अक्षांश मतलब ऊपर के अक्षांश। इसके बावजूद भी यहाँ पर लवणता क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। उत्तरी सागर और आपका नॉर्वेजियन सागर में 34 पीपीटी के आसपास मिलती है। इनमें आपका कितना मिलती है? 34 पीपीटी के आसपास मिलती है। 34 मतलब ज़्यादा मिल रही है। तो कारण समझ में आ गया, गर्म जलधारा, इस कारण से। फिर नीचे अंदर जाएंगे तो बाल्टिक सागर में लवणता कम होती जाती है। आपके जो है यहाँ पर बाल्टिक सागर, ये वाला बाल्टिक सागर है आपका, ये उत्तरी सागर है ना। एटलस जाके देखेंगे आप लोग तो ये क्या है आपका? उत्तरी सागर है। ये वाला बाल्टिक सागर है। यहाँ पर कौन सा? ये वाला बाल्टिक सी। तो इधर लवणता, बाल्टिक सागर में लवणता क्या होती है? कम होती जाती है। बाल्टिक सागर में लवणता क्या होती है? कम होते जाती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी नदियाँ और बर्फ पिघलने से और अधिक वर्षा। यहाँ पे लवणता कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कई नदियाँ गिरती है ना, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और फिर बर्फ पिघलने से भी पानी, स्वच्छ पानी, मीठा पानी मिलते रहता है। इसलिए बाल्टिक सागर में लवणता क्या हो गई? कम हो गई। और उसके ऊपर बोथनिया की खाड़ी बताई दिया था मैंने। इसी के ऊपर ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या है? बोथनिया की खाड़ी। यहाँ पर भी सबसे कम लवणता बताया था। सबसे कम लवणता मिलती है 2 पीपीटी मिलती मात्र यहाँ पे। तो गल्फ ऑफ बोथनिया में 2 पीपीटी। कल जाके एटलस खोले थे,
आया समझ में? एटलस के बिना ज्योग्राफी कवर नहीं होगी अच्छे से। चलूँ आगे? ठीक है, तो ये भूमध्य सागर का ही, या अटलांटिक सागर का भूमध्य सागर से जुड़ा है ब्लैक सी, ये वाला। ये भी मैंने बताया था, ब्लैक सी की लवणता थोड़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पे भी कई नदियाँ गिरती है। ये काला सागर है, ये वाला कौन सा सागर है? ये ब्लैक सी, जो भूमध्य सागर से जुड़ा है। और भूमध्य सागर किससे जुड़ा है? अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उसी का मार्जिनल सी में आ जाएगा। है ना समझ में? तो काला सागर में भी लवणता कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कई सारी नदियाँ गिरती, बड़ी बड़ी नदियाँ गिरती, यहाँ पर भी कई नदियाँ गिरती यहाँ पर जो है, इसलिए भी यहाँ पे लवणता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आया बात समझ में? चलिए, अब उसके बाद आ जाओ कैरिबियन सागर में, ये वाला इधर वाले क्षेत्र में कैरिबियन, ये आपका पूरा का पूरा कैरिबियन सागर है। ये क्या है? आपका कैरिबियन सागर। एटलस मैप बनाया हूँ, कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर की बात करें तो कैरिबियन सागर मैक्सिको खाड़ी में सापेक्षिक रूप से लवणता विश्वोत्तरी की गर्म जलधारा के कारण अधिक पाई जाती है। यहाँ पर जो है गर्म जलधारा पड़ेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गर्म जलधारा आएगी, इधर के अंदर घुसती है, तो यहाँ पर भी लवणता ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर भी लवणता ज़्यादा मिलती गर्म जलधारा के कारण। कौन सी गर्म जलधारा? विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा। विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा पढ़ेंगे, धाराएं अलग से, तो उसमें आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। चले आगे, है ना। अटलांटिक ओशियन में ऊपर जाके एक लाइन और लिख लेना। अटलांटिक ओशियन में देखेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक में लवणता नीचे की ओर जाएंगे तो घटते जाएगी, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। दक्षिण की ओर, दक्षिणी अटलांटिक में दक्षिण की ओर जाने पे लवणता घटते जाती है, इधर की ओर जाएंगे। और बाकी अंटार्कटिका महाद्वीप भी है तो ऐसी घटते जाएगी। तो इधर कोई ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे धाराओं का प्रभाव उतना नहीं है। लेकिन इधर जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा लवणता बीच में आपका घटेगी, फिर बाद में फिर से बढ़ती, फिर घटती है। समझ में है ना? उत्तरी अटलांटिक में आपका यहाँ पे लवणता कम है, फिर बढ़ेगी थोड़ा सा गर्म जलधारा के कारण से, फिर बढ़ेगी यहाँ पे गर्म जलधारा के कारण से, फिर उसके बाद घटते जाएगी। तो उत्तरी अटलांटिक में नियम बनाएंगे तो क्या बनेगा? दूसरे तरीके से लवणता बढ़ती है पहले, फिर उसके बाद घटती है। समझ में आया? है ना? यहाँ तक घटेगी, उसके बाद फिर बढ़ेगी ओवरऑल, क्योंकि गर्म जलधाराओं का प्रभाव ज़्यादा है यहाँ पर। और दक्षिण में सीधा घटते ही जाएगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटते जाएगी, यहाँ पे लवणता घटते जाएगी। समझ पा रहे हो पॉइंट्स? ये सब पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स वगैरह में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस आते, फिर वहाँ पे आंसर फिर विशाल लेकर के आएगा, सर ठीक है यहाँ पे सर पढ़े तो थे लेकिन समझ में नहीं आएगा सही की गलत है। तो ज़्यादा क्लियरिटी रहे कॉन्सेप्ट में तो दिमाग लगा के निकालना है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे मैंने कहा ना कि जैसी क्वेश्चन आए तो मुझे याद नहीं करना है, क्वेश्चंस के टॉपिक्स को याद करना है कि क्वेश्चन जो दिया गया उसका टॉपिक्स किससे संबंधित है, और फिर उस टॉपिक को याद करना है कि उसके बेस पे जो पढ़े थे उसके बेस पे कैसे आंसर निकालेंगे। है ना समझ में? जैसे कल परसों किसी ने पूछा था ना, क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन पूछा तुमने? एक पूछा था ना, कौन सा वाला? हाँ, पृथ्वी के उष्मा संतुलन में ट्रेंच का क्या रोल होता है ना। ये कभी मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, मतलब ऐसा कुछ डिस्कस मैंने कभी नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे जो पढ़ाया है उसी में से ट्रेंच तुम जानते हो कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है। पृथ्वी का तापमान का मतलब यहाँ पर एक तो होता है वायुमंडल का तापमान और एक, तो उसने जब पृथ्वी का तापमान लिखा है तो दोनों में कंफ्यूज ना होकर के ट्रेंच का संबंध किससे है? पृथ्वी के धरती से अंदर से, तो ऊपर ना जाके नीचे सोचना था। समझ गए ना भाई? तो आंसर आपका वही से मिल गया था उस दिन। तो थोड़ा सोचने की आदत भी डालनी है। तो कैरिबियन सी में लवणता जो है आपका थोड़ा ज़्यादा मिलती है, तो ये ओवरऑल नियम निकलेंगे।
तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया अटलांटिक महासागर के। तो इस तरीके से अटलांटिक महासागर के लवणता के बारे में इतनी चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है। डेटा याद हो चाहे ना हो, कॉन्सेप्ट जो बताया वो याद होना चाहिए। आया समझ में? अब आ जाओ हिंद महासागर में थोड़ा सा। हिंद महासागर में आ जाओ। साफ हो जा भाई, अरबियन सी बस खोल दिया है। ये वाला खुले ब्लर हो जा रहा है ना वो वाला, पता नहीं लोग इस आजकल के कॉपीराइट के चक्कर में कुछ वो वाली नहीं दिखाता है। चलिए इंडियन ओशियंस में आते हैं। मार्जिनल सीज के नाम डाउनलोड करने से दिखेगा। डाउनलोड के बाद कहाँ खुलेगा? ओपन, और छोटा सा निकल गया। हाँ नहीं निकलेगा। चलिए मैं बता दूंगा। वैसे तो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, डिपेंड्स ऑन। चलिए तो स्लाइड्स बना, मेरे पास स्लाइड्स भी थी क्या? चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा बहुत दिखेगा तो। बाकी लिख लिया, एक दो पॉइंट लिखिए पहले तो इंडियन ओशियंस के बारे में। तो सबसे पहला उत्तरी हिंद महासागर, नॉर्थ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में आपका आते हैं तो इंडियन ओशियन में नॉर्थ इंडियन ओशियन की जो सैलिनिटी है 0 से 10 के बीच में मैक्सिमम मिलती है। नॉर्थ इंडियन ओशियन की सैलिनिटी जो है 0 से, नॉर्थ इंडियन ओशियन, नॉर्थ पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैक्सिमम कहाँ से मिलेगी आपके जो है, ठीक है, 0 से 10 के बीच में 35.14%। मैक्सिमम मत लिखना, 0 से 10 के बीच में 35.14। डेटा याद नहीं रहेगा, 35 के आसपास लिख लेना, ठीक है, 0 से 10 के बीच में। फिर ये बंगाल की खाड़ी में यह घट करके 30 और अरब सागर में बढ़ करके यहाँ पर हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में 30 पीपीटी हो जाती है और अरब सागर में 36.5 पीपीटी हो जाती है, 0.5 पीपीटी, मतलब अरब सागर में ज़्यादा है। कारण बताया था मैंने, है ना। कारण ये है कि यहाँ पे कई सारी बड़ी नदियाँ गिरती है, एक तो कारण ये हो गया। यहाँ पे ज़्यादा क्यों मिलता है, इसका भी कारण है। अरब सागर में ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे एरिड एनवायरनमेंट है, शुष्क पर्यावरण है, शुष्क जलवायु है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आसपास मरुस्थल मिलेंगे। अरब सागर के आसपास क्या मिलेंगे आपको? डिजर्ट ज़्यादा मिलेंगे और स्थल से ज़्यादा घिरा हुआ है, तो इस कारण से भी स्थल से अधिक घिरा है, इस कारण से तापमान भी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। और नदियाँ वगैरह कम गिरती है ना, बड़ी नदियाँ नहीं गिरती है। तो दो तीन कारण निकल आएंगे यहाँ पे। एक तो मरुस्थल, जैसे थार का मरुस्थल यहाँ पर है, इधर पूरा का पूरा यहाँ पर भी एक मरुस्थल है, ओ गार्डन मरुस्थल। अफ्रीका का यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? सोमालिया में ओ गार्डन डिजर्ट मिलेगा सोमालिया में। ये पूरा का पूरा सऊदी अरब वाला भाग क्या है? पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है।
इधर पाकिस्तान भारत वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये मरुस्थलों से घिरा हुआ क्षेत्र है पूरा का पूरा। कौन सा? अरब सागर वाला। तो डिजर्ट से सराउंडेड है, तो टेम्परेचर ऐसे ही ज़्यादा होगा आपका, वहाँ पर एरिड एटमॉस्फेयर होगा, शुष्क होगा आपका, जो आर्द्रता कम होगी, वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। आई ना बात समझ में? तो ये याद रखना यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी में लवणता कम मिलती है क्योंकि यहाँ पे कई सारी बड़ी नदियाँ गिरती है। मेन कारण क्या हो गया? कई सारी बड़ी नदियाँ गिरती है। लेकिन अरब सागर में लवणता ज़्यादा मिलती है, उसके लिए 2-3 पॉइंट्स याद रखना। ड्राई क्लाइमेट या एरिड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ सराउंडेड बाय मेनी ऑफ डिजर्ट्स, और तापमान भी यहाँ पर क्या मिलता है, इस कारण से ज़्यादा मिलता है। आया समझ में? नदियाँ वगैरह कम गिरती है, वो सब भी पॉइंट आ जाएंगे। तो ये ऑपरेशन ज़्यादा है, वर्षा कम है। तो ये पॉइंट याद रखना है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। और दक्षिणी हिंद महासागर में जाएंगे तो यहाँ तक समझ में आ गया? लिख लिया ना? साउथ सदर्न इंडियन ओशन में जाएंगे, साउथ में, तो यहाँ पे लवणता ज़्यादा मिलती है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, पूरा का पूरा डिजर्ट है ये वाला। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, डिजर्ट है। तो इसीलिए वहाँ पे सैलिनिटी क्या मिलती है आपका? ज़्यादा मिलती है, तापमान ज़्यादा मिलेगा। तो आया समझ में? सदर्न इंडियन ओशन में कहाँ पे लवणता ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, है ना? ऑस्ट्रेलिया में भी कांड हुआ है कल परसों, शूट आउट। तुम कब आए वापस? हैं 2 दिन हो गए। चलिए, तो ये आतंकवाद का एक और फिर दक्षिण इंडियन ओशन में दक्षिण की ओर जाएंगे तो लवणता क्रमशः घटती है, साउथ की ओर जाएंगे तो लवणता क्या होगी? कंटिन्यूसली घटेगी। इधर तो बढ़ गई यहाँ पे तक, फिर आपकी कंटिन्यूसली लवणता क्या होगी? आपकी घटते जाती है, क्योंकि अंटार्कटिका ओशन है, आप सॉरी अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो इस तरीके से लवणता घटती है। तो ये हो गए आपके इंडियन ओशन के बारे में, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें इंडियन ओशंस के भी मार्जिनल सीज में आते हैं, इंडियन ओशंस के मार्जिनल सीज। चलो, टाइम हो गया क्या आज सर की क्लास का? तो ठीक है, इसको कल देखते हैं। आज 1 घंटा क्लास कम हो गई हमारी। और जो फ्राइडे सैटरडे है ना, मेंस की क्लास रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि मेंस भी ख़त्म करना है। 4 दिन हमारी जीएस की क्लास होगी और बाकी 2 दिन आपके मेंस की होगी, ज्योग्राफी वाली मेरी। तो 4 दिन जो पढ़ेंगे उसको 2 दिन में मेंस में कवर करेंगे, ठीक है? तो उससे मेंस का ऑप्शनल भी, मेंस मतलब ऑप्शनल की क्लास भी चलती रहेगी। तो शुरू के 4 दिन जीएस और उसी का फिर जो है मेंस के लिए जो एक्स्ट्रा चाहिए वो पढ़ेंगे। ताकि साथ साथ वो भी ख़त्म होते रहे, कुछ लोग को करना है, 1-2 बच्चों को फ्री करना है। राहुल